नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं आपकी बात। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार खतरे में। एकनाथ शिंदे अब भी गुवाहाटी में अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं, डेरा जमाए। इधर सीएम उद्धव ठाकरे अपना सरकारी सीएम आवास छोड़कर मातोश्री शिफ्ट हो गए, वहां से मोर्चा खोले। बैठकों बयानों का सिलसिला पूरे दिन तेज चला, बल्कि पिछले 3-4 दिनों से यह क्रम है और पूरे देश की निगाहें इस वक्त महाराष्ट्र के इस सियासी घमासान पर है। उद्धव सरकार की मौजूदा अस्थिरता, साथ ही शिवसेना के अंदर लीडरशिप और पावर गेम का नया समीकरण कई सवालों को जन्म दे रहा। ये सवाल बेहद अहम है क्योंकि इनके जवाब देश की राजनीति को एक आईना दिखाने वाले हैं। तो आज उन्हीं सवालों और उनके अंतर्निहित सबक को समझने की और आप तक पहुंचाने की कोशिश है। अगले 1 घंटे हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिससे ये सारे सवाल उपजे। उनके मन में क्या है, उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को बताना चाहिए। हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला, तब इसमें शामिल हो गए। तब उनके हिंदुत्व का सारा इशू इनके मन में कब आया नहीं। मुझे लगता है कि जो शिवसेना के हीरो जाने जाते थे वो तो जीरो हो गए। महाराष्ट्र में सियासी भूकंप, शिंदे के आगे उद्धव पस्त, डोल रही सरकार की नाव, शिवसेना की हिली बुनियाद। अगर लड़ाई सड़क पर हो गई तो वहां भी जीतेंगे। महाराष्ट्र का ये संकट क्या बता रहा है? सियासत को क्या सिखा रहा है मौजूदा गतिरोध? शिवसेना से कहां हुई गलती? सीएम उद्धव ठाकरे ने कहां की चूक? सत्ता, सिंहासन और सियासत की कहानी में साजिश के पड़ाव अक्सर आते हैं, पर लोग पत्थर फेंकते वक्त ये भूल जाते हैं कि उनके घर भी शीशे के बने हैं। नतीजा, उन्हें मुश्किल वक्त में पत्थर नहीं, चट्टानों की मार झेलनी पड़ जाती है। कुछ ऐसी ही दास्तां हैं शिवसेना के सामने खड़े संकट की। दंभ के सिंहासन पर बैठी उद्धव सरकार ये देख ही ना पाई कि असंतोष का दीमक लगातार उसकी बुनियाद को कुतर रहा है। बाला साहेब ठाकरे की विरासत का परचम थामे उद्धव ठाकरे ये भूल गए कि सत्ता की रफ्तीली राह पर जरा सी गलती भारी पड़ जाती है। तो कौन सी है वो गलती जो शिवसेना और सीएम उद्धव ठाकरे को भारी पड़ गई? गलती नंबर 1, सीएम बनते ही बंद कमरे की सियासत के कायल हो गए उद्धव ठाकरे। गलती नंबर 2, ठाकरे ने अपने विधायकों से मिलना तक छोड़ दिया। गलती नंबर 3, पुराने अलायंस की जगह नए साझेदारों पर ज्यादा भरोसा किया। गलती नंबर 4, सीएम ठाकरे ने पार्टी और सरकार दोनों जगह स्वयंभू की तरह बर्ताव किया। और गलती नंबर 5, सीएम ने बेटे और पत्नी को संगठन और सत्ता पर हावी होने की छूट दे दी। सीएम उद्धव को जब कुर्सी मिली तो उन्होंने हिंदुत्व वाली विचारधारा से किनारा करने तक से गुरेज ना किया। उनको ये वहम हो गया कि पार्टी और सरकार दोनों जगह उनकी पोजीशन अनचैलेंज्ड है। उन्हें ये याद ना रहा कि वो बाला साहब ठाकरे नहीं हैं जिनके लिए शिवसैनिक मरने मारने पर उतारू रहते थे। वो तो केवल उनकी छाया मात्र हैं। महाराष्ट्र की ये राजनीतिक परिस्थिति सीख है देश के उन तमाम सियासतदानों को कि जब भी आम राय की राजनीति से कोई दूर होगा, जब भी पार्टी लाइन को सिरे से खारिज किया जाएगा, जब भी कार्यकर्ताओं के जज्बात की अनदेखी होगी, सत्ता पलटेगी, तख्त हिलेंगे, ताज उछलेंगे। जी हां, याद रखें, संकट एक, सबक अनेक। तो महाराष्ट्र में जो सियासी संकट अभी छाया है, जिसका हल अभी तक हुआ नहीं है, जिससे मिले सबक सारी राजनीति के लिए और शायद राजनीति से जुड़े हर एक दल के लिए, व्यक्ति के लिए हो सकते हैं। अगले 1 घंटे हम इस पर बातचीत करने वाले हैं। इस वक्त हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़े हैं।
पंकज चतुर्वेदी जी, जो भारतीय जनता पार्टी से एक बड़े सुलझे हुए वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं और एक विचारक भी हैं, वो अपनी बात रखेंगे। अटल श्रीवास्तव जी हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, एक जिम्मेदार पद के ऊपर छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हैं और साथ ही साथ पूरे देश में जिन परिस्थितियों पर ये हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर वो अपनी राय रखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अटल श्रीवास्तव जी, शुरुआत में पहले आज आपसे करता हूं। जो महाराष्ट्र में सियासी संकट है, चूंकि उस महाविकास अघाड़ी गठबंधन के आप भी एक दल हैं, आप भी एक सदस्य हैं, कई लोग कई त्रुटियां, गलतियां बता रहे हैं कि कहां चूक हुई है वहां के मुख्यमंत्री से। आप क्या मानते हैं, बीइंग कांग्रेसी, एक कांग्रेसी होने के नाते आपको क्या लगता है इस बगावत की, इस परिस्थिति की असल जड़ में क्या है? देखिए, अगर आप भारतीय राजनीति का अभी पिछला 10 साल देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले जब 1980 से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ, 80 के बाद से, तो भारतीय जनता पार्टी 84 में 2 सीटों पे थी, फिर उसने कहीं कहीं गठबंधन किए। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ गठबंधन किया, अभी महाराष्ट्र की अगर आप राजनीति की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में शिवसेना का वोट बैंक और भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक एक है। तो जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में बैठी तो उन्होंने सबसे पहले अपने शिवसेना के वोट बैंक कैसे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, इसको लेकर उन्होंने शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की, जिससे राज ठाकरे जी अलग हुए। पर जब वहाँ के चुनाव हुए और त्रिशंकु सरकार बनी तो उस समय उद्धव ठाकरे ने निर्णय लिया कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चलाएंगे, और 2.5 साल सरकार अच्छी चल रही थी। पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र रहा है कि वो हमेशा उन पार्टियों को जिसका गठबंधन, जिसका साथ लेकर वो राजनीति में आगे बढ़े, सबसे पहले वो उनको ही गिराने का काम करते हैं। आप इसका उदाहरण ले लीजिए कि यहाँ पर हुआ, बिहार में भी वही स्थिति हुई कि जब लालू यादव और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को तोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना दी। अकाली दल की भी स्थिति पंजाब में यही है कि अकाली दल वहां पर 117 सीट में केवल 21 सीट भारतीय जनता पार्टी को लड़ने के लिए देती थी और बाकी अकाली दल लड़ती थी। आज वहां भी यही स्थिति है कि अकाली दल किनारे हो गए और भारतीय जनता पार्टी ऊपर आ गई। तो राजनीति ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को पहले खत्म करती है। आज उसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र है, जहां पर शिवसेना बाला साहब ठाकरे की सरकार की तुति बोलती थी। आज उस शिवसेना को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त का सहारा लिया, उन्होंने तोड़फोड़ की और उस तोड़फोड़ का हिस्सा है कि आज शिवसेना के जो 40 विधायक हैं वो तोड़ के बीजेपी में शामिल होगा और ये बहुत ही तो अटल जी, आप जो कहना चाह रहे हैं क्या उसका सार ये निकाला जाए कि इन सब के पीछे पिछले 1 दशक से राजनीति में जो उथल पुथल मची, इन सब के पीछे केवल भारतीय जनता पार्टी है? क्या पार्टियों की अपने अंदर की टूट, अंदर की कमजोरियां, अंदर की जो स्ट्रेंथ है उसको ना संभाल पाना, क्या ये कोई वजह नहीं है? देखिए, ऐसा पहले भी राजनीतिक पार्टियों में होता है कि कुछ न कुछ राजनीतिक पार्टी के अंदर में उथल पुथल चलती होती। पर जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे आप ईडी का मामला ले लिए, सीबीआई का ले लिए, डराना धमकाना, खरीद फरोख्त करना, हाउस ट्रेडिंग का काम, इस तरीके का काम गोवा में भी क्या हुआ था। जब गोवा में वहाँ पे हुआ था, कांग्रेस के सबसे ज़्यादा विधायक जीत के आए थे 21, बीजेपी के 13 थे। वहाँ भी उन्होंने वही किया कि वहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को खरीद कर किसी तरीके से डरा धमका कर अपने साथ लाकर। मणिपुर में क्या हुआ था, कांग्रेस ने की 60 सीटों में, टोटल 60 सीटों में कांग्रेस 28 सीट जीत कर आई थी और 3 सीटें उन्हें और चाहिए थी। पर भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीट जीत कर आई थी, उन्होंने वहाँ पर तोड़फोड़ की, वहाँ के लोगों को किस तरीके से डराया धमकाया और उसका नतीजा हुआ कि वहां पर कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। यही कोशिशें मैं आपके पास वापस में भी हुई थी। आपके पास वापस लौटूंगा। अटल जी, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, भोपाल से हमारे साथ में जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही स्पष्ट वक्ता हैं, कुशल प्रवक्ता हैं। पंकज जी, जैसा अगर आप सुन पाए हो अटल जी को, उनका ये कहना है कि जब से 2014 में केंद्र में बीजेपी आई है, तब से जो राजनीति का एक खेल चल रहा है, इन सब के पीछे जो पार्टियों की कमजोरी हैं या हम कह सकते हैं बीच का वक्त है, इसमें लाभ उठा ले जाती बीजेपी। और जो महाराष्ट्र में भी इस वक्त जो सियासी संकट छाया, इसके पीछे भी बीजेपी। देखिए पुनीत जी, कांग्रेस को, अटल जी को पूरा अधिकार है भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली उठाने का। लेकिन यदि हम 2019 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जहां महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ
और उन चुनाव के समय बहुत स्पष्ट था कि भारतीय जनता पार्टी 164 सीटों पर चुनाव लड़ी, भारतीय जनता पार्टी प्लस कुछ हमारे सहयोगी साथ थे, और शिवसेना ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो 40 सीटों का अंतर तो यहीं से था, और ये सहमति से, स्वेच्छा से तय किया। और ये भी सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और शिवसेना ने मिलकर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा। तो प्री पोल अलायंस जो होता है, उस प्री पोल अलायंस में बीजेपी प्लस बाकी बीजेपी की टीम 164 और शिवसेना 124, तो ये सहमति से तय हुआ। सहमति के बाद सरकार बननी थी भारतीय जनता पार्टी की और शिवसेना की, बनने के प्रयास भी हुए, पर सरकार बन जाती है शिवसेना की, कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की, उन लोगों की जिन्होंने 124 सीटों पर शिवसेना को कड़ी टक्कर दी, चाहे वो एनसीपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, ऑफकोर्स भारतीय जनता पार्टी को भी टक्कर दी। फिर उस टक्कर के बाद यदि भारतीय जनता पार्टी प्रतिपक्ष की भूमिका का निर्वहन करती है और शिवसेना से ही, शिवसेना के बहुत सीनियर नेता जिनकी उद्धव जी के बाद बड़ी पोजीशन थी, एकनाथ शिंदे जी, वो बराबर पार्टी के मंच पर आग्रह कर रहे हो कि ये बेमोल गठजोड़ है। हम यानी शिवसेना एक अलग सोच और विचारधारा के आधार पर बाला साहब ठाकरे जी के सिद्धांत पर काम करते हैं। बाला साहब जी की सोच अलग थी, उद्धव जी अलग सोच रहे हैं, हमको परिवर्तन करना चाहिए। और उसके बाद भी यदि शिवसेना के 55 विधायकों में से यदि 40 के आसपास विधायक एकनाथ शिंदे जी के साथ हों, निर्दलीय 6-7 विधायक उनके साथ हों, और शिवसेना के सांसद उनके साथ हों, इसमें दोष भारतीय जनता पार्टी का है। किस पुनीत जी, इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या दोष है? यदि शिवसेना अपना घर परिवार नहीं संभाल पा रही, सिद्धांतों को लेकर शिंदे जी और उद्धव ठाकरे जी और बाकी विधायकों के बीच मतभेद है, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ सिद्धांत तोड़कर सरकार बनाई, उन शक्तियों के साथ जिनका वैचारिक संघर्ष था। आज का हमारा विषय है ना, वो किसी पार्टी को ब्लेम करने से ज्यादा इसके जो सबक हैं, जो शायद हर पॉलिटिकल दल के या पॉलिटिक्स को जरा भी समझने वाले हर व्यक्ति के लिए आज का ये जो पूरा चैप्टर है, ये कुछ ना कुछ सबक देता है। अब इसमें आप दो तरह से जा सकते हैं, एक डिनाई करके निकल लें तो शायद कल आपको ये परिस्थितियां झेलनी पड़े, और दूसरा ये कि अगर आप इनसे सबक लेते हैं और वक्त रहते अपने यहाँ इसके सबकों को इंप्लीमेंट करते हैं तो शायद बेहतर होगा। मैं पंकज जी, मैं 1 मिनट आपके पास वापस लौटूंगा। आप दोनों को बता दूं, इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक साहब जुड़ गए हैं, जिनको पढ़ते सुनते हम सब लोगों ने भी अपने पत्रकारिता की शुरुआत की है। मैं नमस्कार करता हूं पहले तो IBS 24 की तरफ से। वैदिक साहब, आपको बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका IBS 24 पर। और महाराष्ट्र से मिलने वाले जो मूल सबक हैं पूरी भारतीय राजनीति को, इस परिदृश्य पर हम बात करें। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, आपको क्या लगता है जी। महाराष्ट्र के इस परिदृश्य के लिए कौन जिम्मेदार है? इस संकट के लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, इसके लिए जिम्मेदारी है सत्ता की लिप्सा। इस सत्ता के खातिर आप विचारधारा छोड़ दें, आप अपनी परंपरा छोड़ दें, अपने इतिहास पर आप गर्व न करें और किसी तरह से कुर्सी मिल जाए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये सिर्फ शिवसेना के साथ नहीं है, ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या बन गई है। जो बाल ठाकरे साहब कांग्रेस की भर्त्सना करने से कभी चूकते नहीं थे, उस कांग्रेस के साथ गठबंधन करके सरकार बनाना और भाजपा जो आपकी विचारधारा की पार्टी है उसके एकदम विपरीत जो हो उससे जुड़ जाना, ये किस बात का सबूत है? कि कहीं विचारधारा और सिद्धांत का कोई महत्व नहीं है। दूसरी बात, जो सबसे खराब बात हिंदुस्तान की राजनीति में चल रही है, परिवारवाद की बात चल रही है। कि बाला साहब थे तब उनकी जगह उद्धव जी आ गए, उद्धव जी की जगह वो आदित्य आ गया लड़का। अब बताइए, ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है? हिंदुस्तान के सारे राजनीतिक दलों का हाल यही है, एक भी दल अछूता नहीं है। कोई माँ बेटा पार्टी है, कोई भाई भतीजा पार्टी है, कोई भाई भाई पार्टी है। दो भाई हैं, दोनों एक ही प्रांत से हैं, वो एक पार्टी को चला रहे हैं। ऐसे कोई चाचा भतीजा पार्टी है, कोई बुआ भांजा पार्टी है, मामा भांजा पार्टी है। ये क्या है? मजाक है, लोकतंत्र का मजाक। और तीसरी बात जो सबसे खतरनाक है वो कि जो पार्टी के विधायक जिनकी वजह से आप मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको आप मिलने का ही समय नहीं लेते हैं। यानी हमारे राजनेता लोग जो कुर्सियों पर बैठते हैं वो इतने अहंकारग्रस्त हो जाते हैं, और ये सभी दलों के साथ है। ऐसा नहीं कि अकेले शिवसेना में ये खोट आया है,
सारे दलों में आया है और सबसे बड़े 2 दल जो है देश के उनमें भी एक हो और उससे लोकतंत्र की हानि होती है। वरना आप देखो कि 40 विधायक टूट जाए, अरे गजब की बात है। बताओ, इनमें से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत शिवसेना के साथ, वो टूट के अलग चले जाए। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अपमानित महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नौकर हैं। तो अहंकार ग्रस्तता जो है नेताओं की, इससे मुक्त होना भारतीय राजनीति का बहुत जरूरी है। वो सभी दलों पे लागू होती है बात, शिवसेना अपवाद नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अब जो सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, वो पता नहीं कैसी बनेगी। अब तो आज दिन भर तो यही चलता रहा कि भाई वो लोग वापस आ जाएं शिंदे के साथ और हम कांग्रेस से और तो शरद पवार की कांग्रेस से नाता तोड़ लेंगे और मिल जाएंगे मतलब फिर भाजपा में मिल जाएंगे, भाजपा के साथ गठबंधन करके बना लेंगे और हमको बने रहने दो या हमको हटा दो और आप मुख्यमंत्री बन जाओ शिंदे जी। ये क्या बात है भाई? ये तो मजाक है। तुरंत होना चाहिए था फैसला कि इस पार जाएंगे या उस पार जाएंगे। चलिए, वैदिक साहब ने जो कुछ कहा इस पर मैं बातचीत को और आगे बढ़ाऊंगा। पंकज जी, आप अपनी बात एक पूरी कर लीजिएगा। दूसरा, जिस बेमेल गठजोड़ की बात आप कर रहे थे उसी की बात वैदिक साहब ने भी की और उन्होंने भी खुलकर इस बात को कहा कि पहले दिन से एकनाथ शिंदे साहब वो बात कहते रहे जो आपने भी दोहराई। लेकिन अब क्या, अब इतने समय के बाद में जो कदम एकनाथ शिंदे उठा रहे हैं, इसे पार्टी के प्रति, सरकार के प्रति किस नजरिए से देख रहे हैं लोग आधे से अधिक, वो भी आपके सामने। वो कह रहे हैं कि ये बगावत नहीं है, ये आपकी अपनी एक लिप्सा है, ये आपका अपना एक पद के ऊपर काबिज होने का सपना है जिसके लिए आप पार्टी तक को तोड़ने तैयार हैं। देखिए सर, मेरा आग्रह इतना सा कि भारतीय जनता पार्टी को दोष क्यों? यदि वो विधायक जो एक दिन पहले उद्धव ठाकरे जी के साथ मुंबई में बैठकर बैठक करते हैं वो अगले दिन सूरत और गुवाहाटी चले जाएं, तो दोष किसका? भारतीय जनता पार्टी का। यदि उद्धव ठाकरे जी अपने मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर बैठकर अपने विधायकों से ना मिले, सांसदों से ना मिले, उनके विधायक, सांसद, पत्रकार मित्रों से आग्रह करें कि यदि आपकी मुख्यमंत्री जी से बात होती है तो कृपया बात करें। जिससे नहीं, संवाद नहीं, समन्वय नहीं, और दोष भारतीय जनता पार्टी का। और आप देखिए पुनीत जी के 2.5 साल की सरकार, आप मुख्यमंत्री हो, आपको पता ही नहीं लग रहा कि आपके 40 से अधिक विधायक, आपके अधिकांश सांसद, आपके कार्यकर्ता आपसे रुष्ट हैं, नाराज हैं। और कारण क्या है? समय नहीं है, संवाद नहीं, समन्वय नहीं, मेल मुलाकात संभव नहीं। बाला साहब ठाकरे जी के बारे में जो मैंने पढ़ा, वो शिव सैनिकों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहते थे। कोई शिव सैनिक किसी क्षेत्र का, प्रांत का हो, शिव सैनिक है तो बाला साहब ठाकरे उससे मिलेंगे। बाकी नेताओं से मिले ना मिले वो उनका विषय होता था, पर शिव सैनिकों के लिए मातोश्री के दरवाजे 24 घंटे खुले रहते थे। यहाँ तो मुख्यमंत्री निवास में आए, और ऐसा मैं नहीं कह रहा, उस पत्र का सार है जो एक बागी विधायक ने शिवसेना के लिखा है कि मिलना नहीं चाहते मुख्यमंत्री जी, कार्यकर्ताओं के लिए समय नहीं, फिर पोर्टफोलियो को लेकर संघर्ष है। शिव सैनिक मंत्रियों का दर्द है कि जो महत्वपूर्ण विभाग है, जहां ज्यादा प्रभाव है, जहां ज्यादा आभा मंडल है, कथित रूप से वो कांग्रेस के पास है, शरद पवार जी के पास है। अब आप कह रहे हो कि आप आ जाओ लौट के, हम कांग्रेस को छोड़ देते हैं, एनसीपी को छोड़ देते हैं, आइए वापस मिल जाते हैं। अरे भाई साहब, 2.5 साल पहले क्यों गए थे? फिर 2.5 साल से तब क्यों गए? और दोष भारतीय जनता पार्टी का। आपकी बात में जो आपने कहा ना कि आप बीजेपी पर आरोप क्यों लगाते हैं, जो तर्क दिए गए हैं, जो आपको भी पता है, मैं इस मंच पे उनको आपसे पूछता हूं। एक ये कहा गया कि जहां कहीं भी इस तरह की बगावत होने की कोशिश होती है उसको हवा बीजेपी देती है। पिछले 1-1.5 साल से लगातार एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं, बीजेपी के हर नेता खुलकर कहते रहे, और इसे जो शिवसेना, उद्धव की शिवसेना है, वो कहती है कि आप इस खाई को हवा दे रहे हैं, आप इस खाई को बढ़ाते रहे। नंबर 1। नंबर दूसरी बात ये, इधर वो नाराज होकर बगावत करके चले गए, वो उन तमाम स्टेट्स में गए जहां आपकी सरकार है। तीसरा, तुरंत आपकी तरफ से ऑफर आ गया, केंद्र में इतने मंत्री और अगर सरकार हमारे साथ बनती तो इतने मंत्री। तो इसे वो कहते हैं कि ये आपका प्रेशर है पॉलिटिकल। मैं रिवर्स शुरू करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफर नहीं दिया सर, भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऑफर नहीं दिया। और जिस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनेगी और जैसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत भारतीय जनता पार्टी की पात्रता और अधिकार होगा, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी अपने कदम उठाएगी। तय करने के बाद सामूहिक निर्णय होता है भारतीय जनता पार्टी में। एक विषय। दूसरा, खाई की बात कर लेते हैं। अरे जब 2 भाइयों में खाई है, उद्धव जी को, एकनाथ को और शिंदे जी को, उद्धव जी को पता था खाई है, किसने मना किया था खाई मिटाने के लिए?
भारतीय जनता पार्टी पर दोष की भारतीय जनता पार्टी खाई उत्पन्न कर रही है। आपने कौन से प्रयास किए खाई भरने के लिए? चलिए मैं सहिष्णु होकर स्वीकार कर लेता हूं कि खाई उत्पन्न करी। भाई साहब आपके क्या प्रयास थे? कोई 2.5 साल में कोई 2.5 कदम चलिए निसंदेह इस पर मैं उत्तर लेता हूं और हमारे साथ में वैदिक साहब हैं। वैदिक जी, पानी सर के ऊपर चर्चा का ये हिस्सा भी आप सुन रहे होंगे। पहले भी कहा गया कि बीजेपी को इस सारी टूट फूट के लिए कांग्रेस ने भी, एनसीपी ने भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहराया और इसके पीछे, पर्दे के पीछे बीजेपी को बताया। तो बीजेपी बार बार पूछ रही हमें क्यों दोष देते हैं आप अपने अंदर की कमियां क्यों नहीं देखते? आप क्या सोचते हैं सर इस पर? देखिए, बीजेपी अगर इस सरकार को गिराने की कोशिश करती है तो इसमें अनुचित क्या है? जो विरोध में है उनका तो काम ही ये है कि सत्तारूढ़ लोगों को अपदस्थ करें, लेकिन इसका कारण बीजेपी नहीं है, इसका कारण वो खुद हैं। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा की हैं कि बीजेपी को मजबूर होकर इस अवसर का लाभ उठाने का मौका मिल गया है और बीजेपी मौका उठाएगी, और नहीं उठाए तो बिल्कुल बेकार पार्टी है वो। फिर वो राजनीति किस लिए कर रहे हैं? बैठ के साधु का चोला पहन के हरिद्वार में भजन करें। अगर राजनीति कर रहे हैं और ये सरकार गिरने को हो रही है तो बीजेपी क्यों नहीं गिराएगी? उसको जरूर गिराएगी और गिराना चाहिए। बुराई क्या है उसके अंदर? ये तो राजनीति है, राजनीति के खेल में तो ये सब चलता ही है। लेकिन ये कहना गलत है कि ये बीजेपी के षड्यंत्र की वजह से ये शिंदे भागे हैं या टूटे हैं। शिंदे का लगाव एक विचारधारा से रहा, कुछ व्यक्तियों से रहा, उसमें बगावत आई है तो उसके कारण है, उसका कारण बीजेपी नहीं है। चलिए ये तो हो गया एक पक्ष। वैदिक साहब ये तो हो गया एक पक्ष, लेकिन एक और पक्ष जिस पर हम चर्चा कर रहे थे कि ऐसे कई कारण हैं, कई चूक रही हैं वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से। जैसा अगर उनको पता है कि 1-1.5 साल से खाई बढ़ रही है तो बजाय उस खाई को पाटने के, बात करने के, संवादहीनता है, बल्कि एक तरह से इग्नोरेंस है, चीज को नकार देना है, टाल देना है। और अपने ही विधायक अगर ये कहें कि हमारे लिए सीएम हाउस के दरवाजे बंद थे, कैसे देखेंगे आप इसे? देखिए ना, विधायकों की जो उपेक्षा हुई है, एक बात और है कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बड़ा ही अराजनीतिक किस्म का है। इसमें कोई विचारधारा नहीं है, इसमें कोई आदर्श नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। और ऐसे गठबंधन के कारण शिवसेना को जरूरत से ज्यादा पद और महत्वपूर्ण पद अपने गठबंधन के साथी पार्टियों को देने पड़े हैं। ये भी लोगों को खल रहा है कि यार चुनाव तो हमने लड़ा, सरकार तो हमने बनाई, और बड़े बड़े पद ये कांग्रेस के लोग और शरद पवार की कांग्रेस के लोग उड़ा ले गए। तो गुस्सा लोगों में कई दिनों से बराबर अंदर पकता रहा, और पकता पकता अब देखिए कैसा पका है कि लोग गुवाहाटी चले गए हैं। यहाँ से जो अभी विधायक शिवसेना, मूल शिवसेना के साथ थे, वो भी धीरे धीरे जाते जा रहे हैं और पता नहीं कल तक और चले जाएं। जो कहते हैं कि 16 विधायक या 15 विधायक अभी हमारे पास हैं, उनमें से भी कई खिसक जाएं, कुछ पता नहीं है। और इस मामले में अब ये दांव पेच बहुत होने वाले हैं। स्पीकर के जरिए, डिप्टी स्पीकर के जरिए कोशिश ये होगी कि इन विधायकों को निकाल बाहर किया जाए, 40 के 40 को कुछ न कुछ कर दिया जाए। निसंदेह इन सब के बारे में लोग पढ़ भी रहे हैं, जो राजनीति में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, उन्होंने सारे एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश की और आने वाले कुछ दिनों तक क्या सियासी नाटक के अगले अंक आ सकते हैं ये भी हैं। लेकिन इस वक्त हमारा फोकस वैदिक साहब कुछ राजनीति को मिल रहे मैसेजेस से है, एक परिपाटी से है, बंद कमरे की पॉलिटिक्स से है। बंद कमरे में चंद लोगों के साथ में आप क्या सरकार चला सकते हैं? क्या आप संवादहीनता और अपने लोगों को दूर करके नए साथी, पुराने साथियों को भूलकर क्या इनके बलबूते आप आगे बढ़ सकते हैं? क्या इससे आम लोगों को, पार्टी को तो और आपको स्वयं को नुकसान तो दिख रहा है, क्या वहां की जनता को और उनसे जुड़े प्रतिनिधियों से जुड़े आम लोगों को इससे नुकसान नहीं हो रहा? थोड़ा इस पर भी बात करेंगे। क्या ये मैसेज सारे दलों के लिए नहीं है, या इस वक्त स्पेशली संकट में आने वाले सब दलों के लिए यही मैसेज नहीं है? तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा पालघर में साधुओं को रौंद रौंद के डंडों से पीट पीट के मार दिया जाता हो, वहाँ हिंदू हृदय सम्राट का बेटा आंखें बंद कर लेता हो, तो उसके साथ तो ये होना ही था। आज नहीं कल होना था, थोड़ा जल्दी हो गया, थोड़ी कृपा हो गई। बीजेपी इस तरीके का खेल पूरे देश के अंदर, हर राज्यों के अंदर करती चली आ रही, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, हर राज्य में उसने इस तरीके का खेल किया, और मध्य प्रदेश में भी इसी तरीके का खेल किया। अब उन्होंने महाराष्ट्र में किया है कि वहाँ के लोगों को निकाल कर ले गए
और अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बंद कमरे की राजनीति में ज्यादा विश्वास रखने वाले हमारे उद्धव ठाकरे साहब, वो उसके लिए भारी पड़ गया है। गठबंधन की सरकार चलाने में थोड़ी बहुत कठिनाई होती है, मगर उसको बड़े आराम से कांग्रेस ने भी ठीक ढंग से चलाया है। और अटल बिहारी जी वाजपेयी तो इतने आदरणीय हैं कि उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो ये पक्ष के नेताओं का आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर क्या कारण और किस तरह की परिस्थितियां वो आंकते हैं, वो अपने अपने अनुसार, अपने अपने पक्षों के अनुसार इस पर अपनी बात रख रहे थे। पंकज जी, अटल जी और वेद प्रताप वैदिक साहब हमारे साथ में इस विषय पर चर्चा के लिए जुड़े हुए हैं। वैदिक साहब, एक सीधा सा प्रश्न मन में उपजता है कि जो बंद कमरे की पॉलिटिक्स है, इस बंद कमरे की पॉलिटिक्स का चलन इतना हो गया कि आपके अपनों से, कार्यकर्ताओं से दूरी हो गई। इसके 3 एग्जाम्पल। दिल्ली में कांग्रेस पार्टी, इससे जो G23 अलग हुआ था, उनका भी कहना था सुनी नहीं जाती, आप सच्चाई स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि आप घिरे हुए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के ऊपर जब सिंधिया जी अलग हुए तो उनके साथ के तमाम लोगों ने ऐसे ही आरोप लगाए, सुनी नहीं जाती थी। वही बात अब यहां भी एमएलएस कह रहे हैं शिवसेना के। ये बंद कमरे की पॉलिटिक्स क्या है, क्यों इतनी असरदार हो रही कि अपनों की आवाज नहीं पहुंच पाती अंदर, और नुकसान क्या देखते हैं आप इसके? देखिए, ये भारत की पूरी राजनीति पर भी इस बंद कमरे की राजनीति का असर हो गया है। सारे दलों को आप देखिए, सारे दल किस तरह से काम होता है, किस तरह से कानून पास होते हैं, किस तरह से प्रस्ताव पास होते हैं, किस तरह से चुनाव घोषणा पत्र बनते हैं, किस तरह से प्रस्तावों पर उनमें बहस होती है, उनकी कार्य समितियां आपस में करती है, कोई खुली बातचीत ही नहीं होती है। लगता है कि बिल्कुल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जैसे सब लोग हाथ उठा देते हैं और हाँ करते थे, जैसे बात में हाँ हो जाती है। आप जरा ये जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस कि कितने लोग खड़े होकर संसद, कांग्रेसी नेता, कांग्रेसी सांसद जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते थे। मुझे आज भी याद है कि कैसे त्यागी जी कहा करते थे, जब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि चीन ने जो जमीन हड़पी है हमारी, या जमीन पे दावा करा है, उस पर घास भी, जरा सी घास भी नहीं उगती है। तो त्यागी जी ने खड़े होकर कहा कि अगर आपकी खोपड़ी पर बाल नहीं उगते हैं तो कोई भी खोपड़ी तोड़ते हैं, कोई खोपड़ी ले जाए आपकी, क्या बात। कोई कांग्रेस में या भाजपा में या और कुछ पार्टियों में, किसी भी पार्टी में, शिवसेना में खुल के बहस ही नहीं। बहस की बात को हमारे नेता लोग बुरा मान, वो समझते हैं कि उनके नेतृत्व को चुनौती हो रही है। ये बिल्कुल गलत है। तो बहुत बहस होना चाहिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अक्सर कहा करते थे कि भाई, मैं तो उनके घर लगभग रोज जाया करता था, वो जब पिता थे, आज से 55 साल पहले की बात कह रहा हूँ जी, कि वो अपने सारे शिष्यों को बिठा कहते थे कि बताओ, मैं कुछ गलत किया हो तो बताओ, बहस करो, मेरी बात को गलत करो। अभी अगर आप किसी नेता की बात के खिलाफ एक शब्द बोल दें तो कान पकड़ के वो बाहर कर देगा आपको। तो ये हालत ठीक नहीं है लोकतंत्र के लिए। पूरे लोकतंत्र के लिए चिंता है, सिर्फ सेना का विषय नहीं है, सभी पार्टी का विषय। ठीक है, मेरे साथ में आप 2 पार्टियों के 2 बड़े ही कद्दावर, जो इनको आप मुख्य दल कहते हैं देश की सियासत के, उसके बड़े जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं। अटल जी, आप क्या कहेंगे? ये जो अपने कार्यकर्ताओं की अनसुनी है, ये जो जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी है, बंद कमरे की पॉलिटिक्स को तवज्जो देना है, ये बड़ी भारी पड़ती है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपके यहाँ भी हैं राष्ट्रीय स्तर पर और बाकी प्रदेशों में। जी, मैं वैदिक जी को बहुत सम्मान से उनको सुन रहा था, और उनके पास जितना तजुर्बा है वो हम लोग के सामने नहीं है, निसंदेह। पर उनका ये कहना बहुत सही है कि भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, और इस बदलाव का बहुत बड़ा कारण पूंजीवाद भी है। जिस तरीके से जो पूंजीपति हैं वो राजनीति में दखलंदाजी कर रहे हैं, और वो अपने हिसाब से जिस राज्य में जाना चाहते हैं, जिस राज्य की संपदा हड़पना चाहते हैं, उस राज्य को वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, वहाँ लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। मेरा ऐसा पूरा मानना है कि जो बातें आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कश्मीर में ऐसा गठबंधन किया था जो कि उनकी विचारधारा से नहीं मिलता है। वहाँ कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महबूबा सख्ती से उन्होंने किया था। तो भारतीय जनता पार्टी
पार्टी राजनीति कर रही है, जहाँ तक विचारधारा की राजनीति है उसका तो अंत है। कहीं ना कहीं अंतिम में वही होता है कि उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता चाहिए। और मेरा अपना ये मानना है कि भारतीय राजनीति में पिछले 10 सालों में ये पूंजीवादियों का जो इंटरफेरेंस बढ़ा है, उसके कारण इतनी ज़्यादा अनस्टेबल सरकार हुई कि कोई सरकार अगर किसी चीज़ को नहीं चाहती है, पर ये पूंजीवादी अगर चाहते हैं तो वो सरकार के विधायकों को खरीद फरोख्त करके अलग कर देंगे। और ये राजनीति का दौर, मेरा ऐसा मानना है कि सिद्धांत अपनी जगह किनारे हो जाते हैं। पूंजीवाद के लोग अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए, अपने उद्योगों को बढ़ाने के लिए, अपनी तो क्या अटल जी आप ये बात स्वीकार करते हैं कि जहां पार्टी में अपने लोगों की नहीं सुनी जाती, वहां पूंजीवादियों की इतनी तूती बोलती है कि आप उनके फेर में, उनके प्रिय लोगों के फेर में बंद कमरे की पॉलिटिक्स करने लग जाते हैं और आप अपनों की नहीं सुनते हैं? क्या ये अपनों की बड़ी नाराजगी आपको बाद में कहीं ना कहीं जाके भारी पड़ती है? ये आप स्वीकारेंगे? देखिए, मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं बंद कमरे की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम तो कांग्रेस तो लोकतांत्रिक पार्टी और हमेशा से जो भी बातें होती है खुले मंच पर होती है, पर कहीं ना कहीं जो असंतोष है, पहले भी असंतोष राजनीति में होता है। हमारे वैदिक जी अभी बता रहे थे कि नेहरू जी को त्यागी जी ने क्या कहा था, पर उन्होंने बहुत अच्छे से लिया था। वो विपक्ष को भी बहुत सम्मान, वो ये भी कह रहे हैं वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है जो उन्होंने लोकसभा में दिया था कि किस तरीके से। हाँ, अब इस दौर में जो फर्क आया है वो यही आया है कि हमारी पार्टियों के असंतोष को ये पूंजीवादी लोग किस तरीके से फैला के अलग करते हैं। और अपना पूंजीवाद के बारे में वैदिक साहब आप हमारी पार्टी की ही बात नहीं है, जो अटल जी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पूंजीवाद हर पार्टी पर, उसकी सत्ता पर हावी है और बंद कमरे की पॉलिटिक्स की एक वजह है। नहीं, ये बात तो श्रीवास्तव जी की बहुत पते की बात थी इन्होंने कि लगभग में पैसे का बहुत ज्यादा असर हो गया है। देखें कि आज से 50 साल पहले पैसे वाले हैं वो तो असर डालने की कोशिश शुरू से कर, जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में, गांधी जी के जमाने में, कि जब पार्टी के अंदर विरोध को पूरी स्वतंत्रता बोलने की, उस जमाने में भी पैसे वाले लोग राज्य को प्रभावित करने की कोशिश करते। लेकिन आजकल तो हालत ये है कि सारे नेता इतने खर्ची राजनीति करने लगे हैं कि उनको उन पर निर्भरता हो गई है, पूंजीपतियों पर निर्भरता हो गई है, इसलिए प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो शिवसेना का संकट है, इसके कोई ऐसा काम कर रहा है ऐसा मुझे नहीं लगता। इसके पीछे तो आंतरिक समस्याएं हैं, शिवसेना की अपनी समस्याएं हैं। ठीक है, उद्धव ठाकरे ऐसी अपनी समस्याएं कई दलों के पास में भी हैं वैदिक जी। और एक छोटा सा निवेदन मैं अपने टीम की तरफ से करूंगा। सर, हम आपको पूरा देख नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा कैमरा अगर आप अपने सामने कर लें, थोड़ा सा आप अपने आप को ऐसे एडजस्ट करें कि हम जी सर आप देख पा रहे हैं। चलिए, भारतीय जनता पार्टी से पंकज जी आपने सुना, 2 वजह निकल करके सामने आई कि पूंजीवाद से जुड़े ऐसे मित्र पार्टियों के साथ जुड़ गए हैं कि उनकी राय, उनका मंतव्य, उनका हित शायद आगे है और ये बंद कमरे की पॉलिटिक्स कई दलों को नुकसान पहुंचा चुकी। बीजेपी की इस पर क्या राय? देखिए पुनीत जी, जहाँ वैदिक जी जैसे मनीषी हों तो वहाँ तो ऐसा लगता है कि सुनते रहो, क्योंकि जितनी मैं अटल जी मेरा अच्छे मित्र हैं, व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ उनको, तो जितनी अटल जी की और मेरी आयु नहीं है उससे अधिक का अनुभव वैदिक जी का है। तो हम लोग तो उनके आगे, जिसको कहते हैं भोपाल में कहते हैं कि इंच और फुट में नहीं, सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। पर यदि महाराष्ट्र के संदर्भ में बात करें पुनीत जी, तो यहाँ कौन सा पूंजीवाद हावी है? महाराष्ट्र या मुंबई की बात करें तो देश की औद्योगिक राजधानी है, इंडस्ट्रियल हब है, जो देश की इकोनॉमी के बहुत बड़े जो केंद्र के रूप में मुंबई को जाना जाता है। और यदि हम पैसे की बात करें तो राजनीति निश्चित तौर पर, जैसा आदरणीय वैदिक जी ने कहा, खर्चीली हो गई है, इसलिए तो चुनाव खर्च की सीमा बढ़ाई गई है। पर अब मेरे पिताजी जब भोपाल आए थे उनकी तनख्वाह थी 68 रुपए, पर वो 1965 की 67 की बात है। लेकिन आज 68 रुपए में एक पानी की बोतल यदि मैं जाऊं पीवीआर में तो वो नहीं मिलेगी मुझे पीने के लिए। तो वो चीज सोचना है। और भारतीय जनता पार्टी की पूंजी बहुत स्पष्ट है, वो है विचारधारा, माँ भारती के परम वैभव को लेकर जाना, भारत को विश्व गुरु बनाना। पर उसके लिए सबसे बड़ी गठबंधन के संदर्भ में प्रैक्टिकली तो आप भी सही नजर आते हैं पंकज जी, लेकिन जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल यहाँ अटल जी ने आपके सामने दिया। उन्होंने कहा विचारधारा छोड़कर आप भी कई बार सत्ता में चले जाते हैं। पुनीत जी,
एक उदाहरण पीडीपी के अलावा कोई उदाहरण नहीं सर। हम तो महाराष्ट्र की यदि बात करें, किसने शिवसेना से मना किया था कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ मिलकर आपने 164-124 के रेशो के साथ चुनाव लड़ा, उनके साथ सरकार ना बनाइए? किसने शिवसेना से कहा कि वो उन कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन करे जिन्होंने शिवसेना को 125 में से 55 सीट मिली शिवसेना को? और फिर ये नियम कायदे की बात हो रही है, वैदिक जी ने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूं कि 55 में से 66% यानी 2/3 जिसको हम कहते हैं मोटी भाषा में, तो वो होता है 36। वहां 40 से ज्यादा विधायक हैं, उसके अलावा निर्दलीय हैं। अटल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह दें अपनी बात। बड़ा सवाल उठता है कि उद्धव ठाकरे जी करेंगे क्या जो आज जी मैं पंकज जी को थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। मेरा फिर से यही सवाल है कि आखिर ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो पिछले 20, 25, 30 सालों में लगातार क्षेत्रीय पार्टियां बढ़ती गई हैं, देश के अधिकांश बड़े राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहला टारगेट कांग्रेस को खत्म करना है, जो कि गांव-गांव तक फैली हुई, और उनका दूसरा टारगेट जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना को समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव तक शिवसेना को खत्म करेगी। ठीक है, तो संकट में शिवसेना है, संकट में उद्धव सरकार है, लेकिन इस संकट से निकले संदेश कई सारे दलों के लिए मौजूदा परिस्थिति में वक्त रहते समझ लेना बहुत जरूरी है। इसीलिए आज हम इस पर 1 घंटे की चर्चा कर रहे हैं। पंकज जी, अटल जी और वेद प्रताप वैदिक जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। पंकज जी, पहले तो आप उत्तर दे दें जो अटल जी ने बात की इस बात का। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी इन सब से अपने आप को अलग क्या केवल इसलिए बता पा रही है कि आज वो सबसे कामयाब है, सबसे अधिक राज्यों में और केंद्र में स्थापित है, इसीलिए? देखिए, सफलता पुनीत जी अलग विषय है, पर सफलता की प्रक्रिया, पद्धति, सिद्धांत वो महत्वपूर्ण विषय है। और अभी अटल जी लक्ष्य की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य बहुत स्पष्ट है कि भारत को विश्व गुरु बनाना और वैसा देखना भारत को, और दर्शाना और वास्तविक स्वरूप और आकार प्रदान करना जैसा सब भारतीय चाहते हैं, और जैसा स्थान हमारा विश्व में था उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, और उस प्रयास के लिए एक विशिष्ट और विशेष विचारधारा पर काम कर रहे हैं। और तो इसके लिए जरूरी है कि सारे दल समाप्त हो जाए। विचारधारा, आकार, प्रकार, स्वरूप और परिवर्तन की बात करना है। नहीं, मैं उस पर कह नहीं रहा सर। उसके लिए आवश्यक है कि आपको लोकतंत्र की इस प्रक्रिया में जनता का आशीर्वाद मिले, और जनता का आशीर्वाद मिलता है आपकी विचारधारा, आपके क्रियाकलाप और कार्यों के आधार पर। आपकी विचारधारा को लागू करने के लिए बात करूं, 2014 से ज्यादा सीटें 2019 में मिली। तमाम प्रकार का प्रचार प्रसार किया गया भारतीय जनता पार्टी के विरोध में। राज्यों में क्यों समर्थन है? इसीलिए मैंने उस सफलता का जिक्र किया प्रश्न के एक हिस्से में, इसलिए सफलता का जिक्र किया। जनता की कृपा, सर मैं पुनीत जी, जनता की कृपा। और 80-90 के दशक में कांग्रेस जीती थी, तब तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी विलाप नहीं किया। 2 लोग बचे थे भारतीय जनता पार्टी के सदन में, अटल जी तो क्या ये एक संदेश बीजेपी के लिए भी हो सकता है कि जो लगातार आप सत्ता के शीर्ष पर हैं, लंबे समय तक आप अधिक से अधिक राज्यों में जब जीत रहे हैं, एक तरफा आपके सामने कोई टिक ना रहा है, तब आपको भी शायद उन चीज़ों के ध्यान नहीं देने चाहिए? क्या वो पुरानी गलतियां, जो पुराने या दूसरे दलों की गलतियां, वो हमारे यहाँ एंटर तो नहीं कर रही, जिसे आप सत्ता के दोष कह रहे हैं? क्या इस बारे में विचार नहीं होना चाहिए? ये भी एक प्रश्न है। वैसे मैं इस वक्त एक दूसरे प्रश्न की तरफ जा रहा हूँ, आता हूँ पंकज जी आपके पास। वैदिक जी, एक सवाल बार बार मन में कौंधता है कि महाराष्ट्र में जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके केंद्र में किसी के कोई पर्सनल हित नहीं है? सब विचारधारा की, हिंदुत्व की लड़ाई की बात करते हैं। क्या ये जो सरकार गिर रही है, आपको लगता है हिंदुत्व की वजह से सरकार गिर रही, या कांग्रेस पार्टी ने या किसी भी दल ने अगर अपनी आइडियोलॉजी छोड़ी है या कंफ्यूज नजर आई है, उसका ऐसा हाल हुआ है? नहीं, ये हिंदुत्व की वजह से नहीं गिर रही है। विचारधारा इसका कारण नहीं है। इसका मूल कारण अहंकार है। ये अहंकार की वजह से जो नाराज हुए हैं कार्यकर्ता लोग, ये उसका परिणाम है। और ये सारे देश के लिए सबक है, हमारे सारे राजनीतिक दलों के लिए ये सबक है कि नेताओं को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं। जब आप अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, जब आप अपने आप को जनता द्वारा चुना हुआ कहते हैं, जब आप भिक्षाटन करते हैं वोटों के लिए, भिक्षा मांगते हैं जनता से, तो फिर आप बादशाहत किसे दिखाएंगे? अरे आप तो भिक्षुक बन के घर घर जा जाके वोट मांगते हैं, लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हम पे मेहरबानी करो, हमको वोट दो, और फिर जाके उन पर डंडा चलाने लगते हैं, फिर उनके साथ आप अशिष्टता करने लगते हैं, फिर आप उनकी उपेक्षा करते हैं और खूब ठाठ से रहते हैं। देखिए, प्लेटो ने अब से करीब 2500 साल पहले यूनान में जो व्यवस्था बनाई,
और आचार्य कौटिल्य ने जो व्यवस्था भारत में बनाई थी वो क्या थी कि जो राज करने वाला है, जिन पर राज किया जा रहा है, शासितों से अधिक शासक को आदर्श रूप में रहना चाहिए। लेकिन हमारे देखो मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के, सारे जो केंद्र में मंत्री हैं, राष्ट्रपतियों के, प्रधानमंत्रियों के, गवर्नरों के, किस कदर खर्चे हैं, अंधाधुंध खर्चा होता है। तो गरीब लोग बेचारे भूखे मरते हैं, उनको इलाज की कोई वक्त थोड़ा सिमट रहा है। मैं आपसे एक और प्रश्न का हिस्सा जो है मैं चाहता हूं आप उस पर जरूर उत्तर दें। कोई भी पार्टी जिस विचारधारा को लेकर या जिस सिद्धांत को या वाद को लेकर जनता के बीच जाती है, जब जब उसे छोड़ती है उस पर कंफ्यूज नजर आती है। अगर हम राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस को कहें या फिर यहां हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर शिवसेना को कहें, क्या उसको ऐसे संकटों का निश्चित तौर पर सामना करना पड़ेगा? हाँ, वो तो है ही है। देखिए, सत्ता में रहने के लिए कभी किस बात का टेका चाहिए, कभी किस बात का टेका चाहिए, कभी हिंदुत्व का टेका चाहिए, कभी जातिवाद का टेका चाहिए, कभी प्रांतवाद का टेका चाहिए, कभी भाषावाद का टेका चाहिए, कभी कोई भ्रष्टाचार ही ऐसा आ जाता है कि उसी के टेका लेकर आदमी आगे बढ़ जाता है, पार्टियां आगे बढ़ जाती हैं। कोई गलत काम हो जाए किसी बड़े नेता से, किसी बड़ी सरकार से, लोग पीछे पड़ जाते हैं और एक जन वातावरण बन जाता है, लोक वातावरण बन जाता है। तो सत्ता में आने के लिए ये इन प्रकार सारी पार्टियां कोशिश करती हैं। ये अपने देश का दुर्भाग्य है कि विचारधारा का महत्व बिल्कुल समाप्त हो गया है। अब विचारधारा बहुत कम पार्टियों की रह गई है, और जो है अभी भाजपा जरूर विचारधारा की बात करती है, लेकिन विचारधारा एक है, विषय है, लेकिन उससे बड़ा विषय है लोक कल्याण का। इन्हें शिक्षा में हमारे यहाँ कोई सुधार नहीं हुआ। 75 साल होने आ रहे हैं, वही मेकाले की जो शिक्षा है वो चल रही है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य मामले में, चिकित्सा के मामले में कोई सुधार नहीं हुआ, गतानुगतिक हम भेड़ चाल चल रहे हैं। जो पश्चिम पर जैसा आपने कहा वैदिक जी, जैसा आपने कहा वो खुलकर कम से कम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम एक राजनीतिक दल हैं। जो बात आज आपने की, ये चूंकि डिबेट हम रोज करते हैं और मेरे साथ में यहाँ रोज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जुड़ते ही हैं, तो वो प्रतिदिन कहते हैं कि हम राजनीतिक दल के लोग हैं, खुलकर हम राजनीति करते हैं और राजनीति में जो सूट करता है उसको बात करते हैं। लेकिन क्या इनसे निकले संदेश दल अपना रहे हैं, ये बड़ा सवाल था। क्या ये केवल एक पार्टी की समस्या मानकर हम इससे दूरी बना रहे हैं, या हमारे दल में कहीं वो दिक्कतें व्याप्त तो नहीं हो रही हैं? और ख़ासतौर पर जैसा आपने भी कहा है कि हज़ारों वर्षों से स्थापित है कि जो सत्ता में है, जो शीर्ष पर है, उसको कहीं ज़्यादा सतर्क अलर्ट रहने की आवश्यकता है कि कहीं कोई सेंध, कहीं कोई सुरंग, कहीं कोई दरार पनप तो नहीं रही भीतर, क्योंकि ऊपर चमक भी है, ऊंचाई के साथ साथ थोड़ी सी दूरी भी है। ये ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वक्त थोड़ा सा हमको आज लग रहा है कि 1 घंटे के बावजूद कम पड़ा, लेकिन हम सब की तरफ से वैदिक जी को बहुत धन्यवाद, पंकज जी को धन्यवाद, अटल जी को धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद इसमें जुड़ने के लिए। नमस्कार।